नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, नो नीड टू एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा व्हाट्सएप बोल रही है। देखिए, व्हाट्सएप के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है सरकार का, और व्हाट्सएप अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ अपडेट देना चाहूंगा। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जनवरी में, और बोला कि ठीक है भाई, जितने भी लोग हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं उनको डाटा शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये डाटा शेयरिंग क्यों करनी पड़ेगी? कि जिस प्रकार से व्हाट्सएप के यूजर्स बिजनेसेस से एसोसिएट करते हैं, उस प्रकार को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा, और फेसबुक उस हिसाब से डाटा यूज करके एड सर्व करेगा, और इसी एड से कमाई होती है। अगर आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया हो तो व्हाट्सएप में कोई चार्ज तो लिया नहीं जाता है आपसे इस्तेमाल करने का, लेकिन व्हाट्सएप के सर्वर्स, व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज, खर्चा तो अच्छा खासा है। तो अब इस खर्चे को मीट करने के लिए कैसे ना कैसे करके कंटेंट मोनेटाइज करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप ने बोला कि भाई, आपका जो डाटा है वो हम अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेंगे, फेसबुक इसके हिसाब से एड सर्व करेगा और हम पैसा कमा लेंगे। लोगों ने बोला ये मजाक चल रहा है, ऐसा कैसे चल रहा है, हमारे डाटा को तुम किसी और कंपनी के साथ कैसे शेयर कर सकते हो। मतलब कि यहाँ पे व्हाट्सएप एक अलग एंटिटी है, फेसबुक एक अलग एंटिटी है, और व्हाट्सएप में जो यूजर्स का डाटा है वो फेसबुक के पास क्यों जाए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे मुद्दा है। तो जब व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी को डिक्लेयर किया तो लोग नाराज हो गए, और सिग्नल और टेलीग्राम जैसी ऐप पे वो शिफ्ट कर गए। ठीक है भाई, एकदम से सिग्नल और टेलीग्राम के यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो व्हाट्सएप ने बोला ठीक है भाई, हम अभी के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ महीने बाद इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे इन द मीन टाइम जनवरी 19 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने व्हाट्सएप से कहा कि भाई, ये जो भी आपके चेंजेस हैं आप इनको विदड्रॉ कर लीजिए। तो सरकार की बात, ऑब्वियस सी बात है, व्हाट्सएप ने नहीं मानी। मार्च 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी शुरू की है, किसके ऊपर? व्हाट्सएप के ऊपर, कि ये एंटी ट्रस्ट लॉ को वायलेट कर रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी को ब्रीच कर रहे हैं। अब जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी व्हाट्सएप के अगेंस्ट, तो व्हाट्सएप भी बोलता है कि भाई ये तो गलत बात है, हमारे खिलाफ इंक्वायरी क्यों हो रही है, और व्हाट्सएप हाई कोर्ट चला गया। और इस पर्टिकुलर न्यूज को मैंने आपको बताया भी था। व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में जाके क्या बोला? व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में जाके बोला कि देखिए, अगर डाटा प्राइवेसी को केवल हम वायलेट कर रहे हो तो समझ में आता है, दुनिया भर की कंपनीज डाटा प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं। और इसमें एक एग्जांपल दिया, ये आपका जो कोविड-19 के लिए आरोग्य सेतु की जो ऐप है ना, आरोग्य सेतु ऐप भी डाटा प्रोटेक्शन लॉस को वायलेट कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे व्हाट्सएप का ये बोलना है कि जब इतनी सारी ऐप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो कि डाटा प्राइवेसी के लॉस को वायलेट कर रही हैं, तो एक अकेले व्हाट्सएप को क्यों टारगेट किया जा रहा है? व्हाट्सएप ने ये लॉजिक दिया जाके हाई कोर्ट में। तो कुछ हद तक व्हाट्सएप का लॉजिक उस समय पे सही लगा था। व्हाट्सएप ने बोला कि जब आरोग्य सेतु ऐप्स ऑलरेडी हैं जो कि लोगों की डाटा को कलेक्ट कर रही हैं, और कोई भी डाटा प्रोटेक्शन बिल इंडिया में नहीं है, तो जो चीज एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वही दूसरे के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इस हिसाब से तो हम डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? और व्हाट्सएप ने यह भी बोला कि देखिए, हम किसी को बस जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं डाटा शेयरिंग के लिए। अगर कोई हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो वो छोड़ के जा सकता है। बहुत सारे लोग चले भी गए थे सिग्नल टेलीग्राम में। तो ये व्हाट्सएप का यहाँ पे स्टैंड था। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने मई 2021 में हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स। और साफ साफ यहां पे सरकार ने व्हाट्सएप को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 18 मई को व्हाट्सएप को लिखा कि अपने इस अपडेट को विड्रॉ करो। 7 दिन का नोटिस हुआ दिया। तो लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट को बोला है कि ठीक है भाई, हम अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी को होल्ड पे डाल रहे हैं। अब व्हाट्सएप के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया था, तो व्हाट्सएप ने बोला कि ठीक है, वी आर वॉलंटियरिंग एग्रीइंग टू पुट दिस पॉलिसी ऑन होल्ड। ओके, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को ये बताते रहेंगे कि हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को अपडेट करना। समझिए, अब तक इशू क्या है? अब तक इशू ये है कि अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो आपको व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाओगे, पहली चीज। तो यही बात यहां पे बोली गई कि ये प्राइवेसी पॉलिसी जबरदस्ती व्हाट्सएप मीट करवा रहा है। ओके, व्हाट्सएप ने यहां पे बोला ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि अब अगर आपने प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं की है तो आप व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब तक सरकार ये जो प्रपोज्ड डाटा प्रोडक्शन लॉ है इसको नियम कानून नहीं बना देती, तब तक हम, जो भी लोग हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम यूज करने देंगे व्हाट्सएप। ऐसा नहीं है कि अगर वो प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। कुल मिला के व्हाट्सएप यहाँ क्या कह रहा है कि अभी अगर आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करना था तो आपको डाटा प्राइवेसी जो
पॉलिसी थी व्हाट्सएप की, उसको एसेंट देना था, और अगर आप एसेंट नहीं दोगे तो आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब व्हाट्सएप बोल रहा है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं भाई, आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी को मत मानो, कोई टेंशन नहीं है, आप व्हाट्सएप तब भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक भारत सरकार डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके नहीं आती। जब भारत सरकार डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेके आ जाएगी तो देश में जितनी भी कंपनियां होंगी वो उस डाटा प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से काम करेंगी। अब प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लॉफुली इस स्टेटमेंट को देखो तो व्हाट्सएप का ये स्टैंड चल नहीं पाएगा। व्हाट्सएप के स्टैंड की कोई लीगल फाउंडेशन नहीं है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स ने बोला है। बहुत सारे प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है ये आईटी एक्ट और आईटी रूल्स को वायलेट कर रही है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आईटी एक्ट और आईटी रूल्स को जो इनकी पॉलिसी वायलेट कर रही है उस पर से ये लोग ध्यान हटा के करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब डाटा प्रोटेक्शन लॉ आ जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या करना है। और व्हाट्सएप ऐसा क्यों कह रहा है वो यहाँ लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि व्हाट्सएप का ये बोलना है कि ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी लॉस को वायलेट किया जा रहा है इंडिया में दूसरी कंपनीज के द्वारा। तो अगर दूसरी कंपनीज वायलेट कर रही हैं तो ये नियम कानून हमारे ऊपर क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है, ये व्हाट्सएप का कहना है। बहरहाल अगर सरकार आईटी रूल्स के अंदर व्हाट्सएप के अगेंस्ट केस चलाती है तो व्हाट्सएप विल बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड, वो बच नहीं सकते हैं। सीनियर एडवोकेट पवन दुग्गल साहब का ये बोलना है कि व्हाट्सएप कैन नॉट वेट फॉर अ न्यू पॉलिसी। मान लीजिए कि अगर ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है जिसको लाने की बात की गई है तो ठीक है, अभी तो डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है ना, अभी तो आप करंट लॉ के हिसाब से चलोगे ना, और करंट लॉ क्या है? आईटी रूल्स। और करंट लॉ आईटी रूल्स के हिसाब से ये जो आपकी पॉलिसी है गलत है, आपको ये पॉलिसी विड्रॉ करनी पड़ेगी। बट व्हाट्सएप पॉलिसी विड्रॉ नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप ये बोल रहा है कि भाई हम लगातार यूजर्स को पॉलिसी के बारे में याद दिलाते रहेंगे, नए टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में याद दिलाते रहेंगे, हम उनके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि वो उसको एक्सेप्ट करे। बट जो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनका डाटा ऑब्वियस सी बात है फेसबुक के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अब इस चीज को लेके यहाँ पे सरकार ने व्हाट्सएप से बोला है पॉलिसी को विड्रॉ करो। व्हाट्सएप ने पॉलिसी को विड्रॉ नहीं किया है तो अब यहाँ पे सरकार क्रिमिनल एक्शन ले सकती है व्हाट्सएप के अगेंस्ट। प्लस यहाँ पे जो साल्वे हैं जो कि व्हाट्सएप की तरफ के लॉयर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि देखिए हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक पार्लियामेंट्री लॉ नहीं आ जाता। अगर पार्लियामेंट्री लॉ आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम लॉ के हिसाब से काम करेंगे। अगर पार्लियामेंट बोलती है कि आप अपने लिए एक अलग लॉ बनाओ, हमारे लिए एक अलग लॉ बनेगा, तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर सरकार बोलेगी मत करो काम तो हम नहीं काम करेंगे। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए जा रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं अब सरकार किस हद तक व्हाट्सएप के पीछे बढ़ती है। हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने अपना स्टैंड दे दिया है। हाई कोर्ट का डिसीजन देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि सरकार यहाँ पे व्हाट्सएप के अगेंस्ट क्या स्टेप लेती है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात की जाए तो भाई देखिए यूजर डाटा को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा इसी के ऊपर है ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये लोकसभा में, अभी ये ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास है। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए इंडिविजुअल्स के बारे में और उनकी ऑनलाइन हैबिट्स के बारे में जो भी डाटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको किस हद तक कलेक्ट किया जा सकता है और उसको किस हद तक नहीं कलेक्ट किया जा सकता है, इस बात के लिए जो भी डिटेल्ड प्रोविजंस होंगे वो इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल में लिखे होंगे। ओके, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा यूजर्स के ऑनलाइन बिहेवियर के डाटा को कलेक्ट कर लेते हो देन डेफिनेटली दिस इज एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उस डाटा में हो सकती है। तो कंपनीज, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डाटा सोने की खान है। गूगल और यूट्यूब में भी जो आपको एड्स दिखते हैं वो आपको डाटा प्राइवेसी के हिसाब से, मतलब आप समझिए आप मेरी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, इसमें कुछ ऐड चल रहे होंगे, यूट्यूब में जो भी आप वीडियोस देखते हो उसमें कुछ ऐड चल रहे होंगे, वो ऐड आपको आपकी प्रेफरेंसेस की तरफ वजह से ही दिखाए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो डाटा शेयरिंग की चीज है, किस प्रकार के यूजर के डाटा को बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स इकट्ठा करती हैं, कलेक्ट करती हैं, इस चीज के ऊपर प्रॉपर नियम कानून बनाया जा रहा है। देखते हैं आगे इस नियम कानून को किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्या निकल के आता है। चूंकि अभी ये बिल आपका ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के पास है पार्लियामेंट की, तो जब तक फाइनली नियम कानून नहीं बन जाता तब तक इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी को लेके, एंड टू एंड इंक्रिप्शन को लेके, पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइजमेंट का क्या लफड़ा है, इसको लेके मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई है। आप व्हाट्सएप पॉलिसी, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। व्हाट्सएप पॉलिसी वाला पूरा क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है व्हाट्सएप की, क्या वो करना चाह रहे हो सरकार नहीं करने दे रही है, ये सब मैंने इस वीडियो में बता रखा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए।
ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। ओके, आपको काम भर की बहुत सी वीडियोस मिल रही है चैनल पे। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने मन के हिसाब से और अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। आप वीडियोस देख सकते हैं, पसंद आए तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चूंकि मैं होलिस्टिक कवरेज कराता हूँ, तो आप इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर की PDF के लिए और नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि भाई देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, अडॉप्शन फॉर ऑल इंडियंस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग डिफरेंट personal laws for the people of different faiths. The aim of such uniformity is meant to be ensuring equality and justice for women in particular, who are often denied their rights in marriage, divorce and inheritance under patriarchal personal laws. देखिए, पर्सनल लॉ एक सेंसिटिव मुद्दा है। अलग अलग धर्म में जो लोगों की पर्सनल चीजें होती हैं, जैसे शादी कैसे होगी, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की मृत्यु हो जाती है, फादर की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी बेटे और बेटी के बीच में कैसे बटेगी, उसकी पत्नी को कैसे मिलेगी, ये सब कुछ पर्सनल लॉस है। शादी हुई तो तलाक कैसे होगा, शादी रजिस्टर करना है तो कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है, इसमें कुछ सेक्युलर लॉस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर एक हिंदू कपल भी शादी कर सकता है, एक मुस्लिम कपल भी शादी कर सकता है, क्रिश्चियन कपल भी कर सकता है और इंटर रिलीजन मैरिजेस भी हो सकती हैं। बट इन एनी केस, अगर आप पर्सनल लॉ के अंदर कोई चीज करते हो तो उसका एडजुडिकेशन पर्सनल लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि भाई हमारे देश के सारे नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड होने की जो सबसे बड़ी वजह यहाँ पे बताई जा रही है वो है वुमेन राइट्स। जो अलग अलग फेथ की वुमेन होती हैं, जो अलग अलग फेथ की लेडीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लॉस के चलते मारी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में इनहेरिटेंस में किसी एक लेडी को कम पैसा मिला और हिंदू पर्सनल लॉ में मान लीजिए किसी एक इनहेरिटेंस में किसी एक लेडी को कम पैसा मिला, हालांकि हिंदू जो आप कह सकते हो सक्सेशन एक्ट है और बहुत सारे हिंदू एक्ट्स में भी रिसेंटली चेंजेस हुए हैं जिसके हिसाब से डॉटर को भी इक्वली प्रॉपर्टी में पार्टनर बनाया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। यूट्यूब पे सर्च मारिए आप लॉज रिलेटिंग टू इंटरफेथ मैरिजेस मेरे नाम के साथ, तो उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, लॉज गवर्निंग इंटरफेथ मैरिजेस इन इंडिया, उसके बारे में। वहां पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर एक और वीडियो मैंने बना रखी है, हिंदू सक्सेशन एक्ट डीकोडेड। और ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना 1956 का, इसमें 2005 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था और जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था लगभग 10 महीने पहले, उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है। तो ये सारे लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इनको देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो वुमेन राइट से रिलेटेड मुद्दा है और सक्सेशन से रिलेटेड मुद्दा है कि अगर पिताजी मरते हैं तो बेटी को पिताजी की प्रॉपर्टी में कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों को मैंने बहुत ढंग से समझा रखा है। तो ये जो वीडियोस का रेफरेंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इनको जरूर से देख लीजिएगा, आपकी काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। फिर अगर आप बात करो आर्टिकल 44 की, तो भाई आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है? दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर इट्स सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड throughout the territory of India. Establishing such a code has been on the ruling Bharatiya Janata Party's agenda for long. It will also be on its manifesto for the 2019। अब ये तो खैर पुराना डायलॉग है। कुल मिला के आर्टिकल 44 क्या बोलता है कि भाई एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में सब पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, तो किसी भी धर्म का इंसान हो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिसाब से ही गवर्न किया जाएगा। ये आर्टिकल 44 बोलता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोमोलगेट किए हुए बहुत समय हो चुका है, लेकिन ये आर्टिकल 44 का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो अब तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में दिल्ली हाईकोर्ट की जो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह है वो यही बोल रही हैं कि देखिए धीरे धीरे कास्ट और रिलीजन रिलेटेड जो बैरियर्स हैं हमारी सोसाइटी में से जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव हो रही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाइयाँ, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कम हो रही हैं। दिखती तो रहती हैं कास्ट के नाम पे लड़ाइयाँ, लेकिन फिर भी पास्ट से इंप्रूवमेंट है और धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आगे होगा। अभी ऐसे केस में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, ताकि सिविल मैटर्स में भी, सोसाइटल मैटर्स में भी हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग अपने प्रेफरेंसेस को अलग अलग ना समझे, क्योंकि जब तक अलग अलग लॉज रहेंगे तब तक प्रेफरेंसेस भी अलग अलग समझे जाएंगे। ऐसा बोलना है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह का। क्या बोल रही है देखिए, द यूथ ऑफ इंडिया belonging to various communities, tribes, caste or religion
who solemnize the marriage ought not to be forced to struggle with issues arising due to conflict in various personal laws, especially in relating to marriage and divorce. तो ये सब बातें हैं. इंडिया में ऐसा कोई स्टेट है क्या जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है? जी हाँ, गोवा में है. कौन सा लॉ है वो भी मैं बताता हूं. सितंबर 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारी सरकार है, इस सरकार ने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का. यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए. बहुत सारे सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन हैं इंडिया में, वुमेन ग्रुप्स हैं, जो ये बोल रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड मत बनाओ. एक्चुअली में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी चीज है जिसको सबके साथ डिस्कस करके बनाया जाना चाहिए. तो कल की डेट में कभी सरकार अगर मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाती भी है तो डेफिनेटली पहले एक ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का लॉ बनाया जाएगा, उसको पब्लिक के बीच में सर्कुलेट किया जाएगा और सबसे इनपुट लेने के बाद ही, सारे धर्मों से इनपुट लेने के बाद ही उसको बनाया जाएगा. बट सरकार मुश्किल ही से ऐसा स्टेप लेगी. रीजन बीइंग ये स्टेप्स बहुत डिविजिव होते हैं, दंगे वगैरह भड़क जाते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लगता है कि उनके इश्यूज में लोग इंटरफियर कर रहे हैं, इसलिए सरकार इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स जल्दी नहीं लेती है. बट बहुत सारे सेक्टर से डिमांड आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए. अब हमारे देश में ये जो गोवा नाम का स्टेट है, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है. और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पुराने लॉ की वजह से, जिसका नाम है गोवा पोर्तुगीज सिविल कोड 1867. ये जो गोवा पोर्तुगीज सिविल कोड है, ये एक ऐसा कोड है जिसको पोर्तुगीज ने प्रोमलगेट किया था. इस कोड में 4 पार्ट्स हैं. सिविल कैपेसिटी का एक पार्ट है, एक्विजिशन राइट्स का दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी का तीसरा और ब्रीच ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज का चौथा. ये जो गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट बिगिंस इन द नेम ऑफ गॉड एंड डॉम लुइस, जो कि किंग ऑफ पुर्तगाल है, एंड एल्जार्वस. ये कोड अब तक सर्वाइव क्यों कर रहा है गोवा के अंदर? क्योंकि गोवा दमन एंड दीव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962, गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 के थ्रू जो सेक्शन 51 है इस गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट का 1962 का, उसने इस कोड को अपनी सलामती दे दी, मतलब अपना रजामंदी दे दी. मतलब गोवा पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 को हटाया नहीं गया. सेक्शन 5 क्लॉज 1 ऑफ गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1962 क्या बोलता है कि भैया गोवा पोर्तुगीज सिविल कोड इंप्लीमेंटेड रहेगा. ऑब्वियसली बात है, एक प्रोग्रेसिव एक्ट है, ठीक है. तो अब भले ही किसी पुरानी सरकार बना के गई है, पोर्तुगीज कोई बहुत दूध के धुले नहीं थे, उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत अत्याचार किए हैं, बट फिर भी अगर कोई एक अच्छा एक्ट है उनकी लेगेसी, तो उसको हटाना सही नहीं है. तो अच्छा है कि ये एक्ट अभी भी गोवा में लागू है. कम से कम बाकी देश के लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई सोसाइटल टेंशंस नहीं होती हैं. गोवा में भी मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, हिंदूज रहते हैं और सब प्यार से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर रह रहे हैं. तो जब गोवा में रह सकते हैं तो पूरे देश में रह सकते हैं. जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में ये चीज आपको काम आएगी. नेक्स्ट बात करते हैं हिमालयन याक टू बी इंश्योर्ड. देखिए, याक एक ऐसा जानवर होता है जो हाई एल्टीट्यूड पे रहता है. 7000 फीट की ऊंचाई से नीचे अगर आप लाते हो याक को तो टेम्परेचर बढ़ने लगते हैं और याक को प्रॉब्लम होने लगती है. अब आपको पता है कि पूरे हिमालयन बेल्ट में क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स दिख रहे हैं, हीट बढ़ रही है, उसके चलते याक्स की डेथ देखने को मिल रही है. इसीलिए यहाँ पे याक का इंश्योरेंस किया जा रहा है. जो नेशनल सेंटर है याक का, नेशनल सेंटर ऑन याक इन दिरांग इन अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. तो अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये जो नेशनल सेंटर ऑन याक है, इसने टाई अप किया है किसके साथ? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ. तो कल की डेट में ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक का, अगर किसी याक की अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उस लाइव स्टॉक की मृत्यु के बदले में हर्जाना देगा. पूरे देश में याक की आबादी गिर रही है, ऐसा देखा गया है. और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या माना जा रहा है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, गर्मी बहुत तेजी से हो रही है, उसके चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके चलते वेदर पैटर्न बदल गए हैं और वो इलाके जहां पहले ठंड हुआ करती थी वहां गर्मी बहुत पड़ रही है, उसके चलते यहाँ पे याक्स की मृत्यु हो रही है. तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी कि जो भी याक ओनर्स हैं, वेदर कैलेमिटी के चलते, डिजीज के चलते, इन ट्रांजिट मिशैप्स के चलते, सर्जिकल ऑपरेशंस के चलते या स्ट्राइक्स और रियॉट्स के चलते अगर याक की मृत्यु होती है तो याक ओनर्स को यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा. और याक की मृत्यु का ये जो पूरा का पूरा इशू है, ये इसलिए भी इतना एक्यूट है कि 500 याक की एकदम से मृत्यु हो गई थी नॉर्दर्न सिक्किम में 2019 में. और एकदम से जब एक याक की मृत्यु हो जाती है ना, तो उस फैमिली मेंबर या फिर उस इंडिविजुअल जिसने उस याक को पाला है उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है. और ऐसा बोला गया कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में कंट्री में लगभग 24.7% घटा है याक की जनता, याक की पॉपुलेशन. इसलिए याक को यहाँ पे इंश्योर करना जरूरी हो गया. देखिए इंडिया में टोटल कितने याक्स हैं, तो वी कैन से इंडिया में 58,000 याक्स हैं. यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में 26,000 याक्स हैं.
अरुणाचल प्रदेश में 24,000 याक्स हैं, सिक्किम में 5,000 याक्स हैं, हिमाचल प्रदेश में 2,000, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में 1,000। ठीक है, तो अब जो भी यूनर्स होंगे, जो भी ओनर हैं याक के, जिनको अगर इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा चाहिए, तो उनको याक्स के ईयर को टैग कराना पड़ेगा, याक्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? तो ये देना पड़ेगा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को, जो कि उस याक का इंश्योरेंस करेगा। ठीक है, अगर मान लो याक की मृत्यु हो जाती है और इंश्योरेंस क्लेम किया जा रहा है कंपनी को, तो एक क्लेम फॉर्म होता है वो भरना पड़ेगा, प्लस याक का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, जो कि एक वेटनरी प्रैक्टिशनर इशू करेगा, वो भरना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट याक की जमा करनी पड़ेगी, और याक के कान में जो ईयर टैग लगाया था वो जमा करना पड़ेगा। और 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। तो मान लीजिए आपने अपने याक का इंश्योरेंस कराया, तो 15 दिन बाद ही इंश्योरेंस का क्लेम वैलिड होगा। मतलब मान लीजिए 1 तारीख को आपने याक का इंश्योरेंस कराया है, तो कम से कम 15-16 तारीख तक आपका याक जिंदा रहना चाहिए। अगर उससे पहले मर जाता है तो उस केस में आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, तो जिस दिन आपने इंश्योरेंस करवाया उसके बाद 15 दिन का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू होगी। उसके बाद अगर आपका जानवर मरता है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो जाके किसके पास? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 7,000 फीट की ऊंचाई के नीचे ये याक्स उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो याकों को ज्यादा गर्मी में रहना पड़ रहा है। चूंकि ये याक ज्यादा गर्मी में रह रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है चीजें, इसलिए इस गर्मी से बचने के लिए याक और हाइट पे जाते हैं, और हाइट पे जाते हैं ठंडी पाने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है याक के ऊपर। याक के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देखा जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम है बॉस ग्रोनियंस, एंडेमिक है तिब्बतन प्लेट्यू में। ठीक है, और एडजेसेंट हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। याक बिलोंग करता है बोविनी ट्राइब को, जिसमें बाइसन्स, बफेलोस, कैटल्स सब आते हैं। याक -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में जी लेगा। वल्नरेबल कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, और अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आता है। याक को और भी प्रकार के खतरे हैं। मार्केट हंटिंग होती है, इसकी कैजुअल हंटिंग होती है। याक को उसके मीट के लिए, हॉर्न के लिए और बाकी मटेरियल्स के लिए हंट किया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में बायोडाइवर्सिटी में चीज काम आएगी। मतलब योग याक को भी खा जाते हैं, मतलब जो भी मिल जाए खा जाएंगे। चिकन मटन के साथ याक भी चलता है, किसी दिन प्लेट में बरस जाएगा किसी के। और अजरबैजान के जो फूड व्लॉगर्स होते हैं, उनका व्लॉग देखोगे तो पता चलेगा कि वो याक ही खा रहे होते हैं। अब भैया बढ़िया है, सबका सबके अपने अपने शौक हैं। नेक्स्ट है भाई, कतर एयरवेज ज्वाइंस आयाटास टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म। आयाटा के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आयाटा एक ऐसी बॉडी है जो कि एविएशन से रिलेटेड हर चीज डिसाइड करती है। जैसे आयाटा की मतलब आयाटा की इंपॉर्टेंस लोगों को कब पता चली? जब ये कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन लग गए दुनिया भर में, तो जिनको भी इंटरनेशनल ट्रेवल करना था, उनको ये देखना होता था कि अगर वो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो आईआईटी की प्लेटफॉर्म पे जाके देख सकता है कि कंट्री वाइज एंट्री के क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसी आयाटा के साथ रिसेंटली कतर एयरवेज ने एक आपके साथ प्रोग्राम चलाया है। एक्चुअली में कतर एयरवेज पहली ऐसी एयरलाइंस है मिडिल ईस्ट में जिसने आयाटा का टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। आयाटा का एक टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म है, इसको ज्वाइन किया कतर एयरवेज में। ये टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म अभी काफी न्यूज में है। अभी काम क्या है इस आयाटा के टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म की? इट हेल्प्स एयरलाइंस मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ टर्बुलेंस, a leading cause of passenger and crew injuries and higher fuel cost each year, by pooling and sharing anonymized turbulence data from multiple participating airlines and thousands of daily flights। अक्सर कर आपने YouTube में कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि इतना खतरनाक टर्बुलेंस आया कि वो जो एयर हॉस्टेस थी वो खड़ी थी, वो बिल्कुल उड़ गई। जो लोग भी आप कह सकते हो सीट बेल्ट नहीं बांधे थे वो एकदम से उड़ गए। ऐसा कभी कभी होता है। ओके, वेबसाइट्स देखिए क्रैश नहीं होती हैं, लेकिन टर्बुलेंस तो होता ही है। अब इसको आप एक रोड से कंपेयर कर लो। एक रोड है, उस रोड पे बहुत खड्डे हैं। अब आप उस पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी का टायर उन खड्डों में जाएगा और आप भड़बड़ होगी, आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी। गाड़ी स्मूथ चलती एकदम स्मूथ सड़क पे, एयर मतलब हवा में आप स्मूथ सड़क, बिल्कुल आप कह सकते हो स्मूथ हवा जहां पे कोई टर्बुलेंस ना हो। लेकिन एक गड्ढे वाली सड़क पे अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी खड़खड़ाएगी, और गड्ढा बहुत ज्यादा बड़ा है और एकदम से अगर आपकी गड्ढे में गाड़ी चली गई तो बहुत तेज झटका आएगा, हो सकता है गाड़ी फंस जाए। तो ऐसे कुछ एयर पॉकेट्स होते हैं हवा में जहां पे टर्बुलेंस एकदम से बहुत ज्यादा हो जाता है। हो सकता है कि ये जो प्लेन है
वो ऐसे इस तरीके से उड़ रहा हो, यहाँ कोई एयर पॉकेट हो जिसके चलते एकदम से इरेटिक ऊपर जाए, एकदम से इरेटिक नीचे जाए, एकदम से नीचे, एकदम से ऊपर, इसको बोलते हैं डेंजरस टर्बुलेंस। ऐसे टर्बुलेंस में लोगों की जान निकल जाती है, ऐसा लगता है कि अब गए, क्योंकि आप प्लेन में बैठे होते हो और इतना तेज टर्बुलेंस होगा, अगल बगल आपको सब इतनी डेप्थ दिख रही, तो आपको लगता है कि गए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लेकिन टर्बुलेंस के चलते लोगों को चोट अच्छी खासी लग जाती है। टर्बुलेंस के चलते जो फ्लाइट का फ्यूल कंजम्पशन है ना, वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए आयाटा ने एक टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म चलाया था, जिससे रियल टाइम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो हमें यह पता है कि दुनिया भर में फ्लाइटें उड़ रही हैं। अब ये जो दुनिया भर में फ्लाइटें उड़ रही हैं, जिस जगह से उड़ रही हैं, मान लीजिए किसी जगह पे इनको कोई ऐसा ही एयर पॉकेट मिला जहां बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हुआ, तो उस जगह की इंफॉर्मेशन ये किसको दे देंगे? आयाटा को दे देंगे। इसी प्रकार से और भी हजारों फ्लाइटें उड़ रही हैं, वो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आयाटा को देते रहेंगे, और आयाटा में एक सेंट्रलाइज्ड पूल बनता जाएगा, और उस पूल के इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करके आयाटा ये पता कर सकता है कि हाँ भाई, ये पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा टर्बुलेंस होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा एयर पॉकेट्स बनते हैं, और फिर उस पर्टिकुलर जगह को अवॉइड करके जो प्लेन्स हैं वो अपने फ्लाइट पाथ को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा सीन। ओके, ओवरऑल वो कौन से वेदर फिनोमिना है जिसकी वजह से टर्बुलेंस होता है, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऐसे वेदर फिनोमिना को स्किप करके हम लोग प्लेन उड़ा के निकल सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज आयाटास टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म। ये जो टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म है, ये 2018 में टर्बुलेंस अवेयर इनिशिएटिव की तरह शुरू हुआ था, और उस समय भी कतर एयरवेज पहली ऐसी मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था इन दिसंबर 2018, जब ये लॉन्च हुआ था एज अ पायलट प्रोजेक्ट टर्बुलेंस अवेयर इनिशिएटिव। अब तो ये प्रॉपर टर्बुलेंस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म बन गया जो कि आयाटा के अंदर काम कर रहा है। टर्बुलेंस आपको पता चली गया है, डिसरप्शन इन द एयर करंट which helps plane to fly results in shakes and it is referred to as turbulence। आपको पता है जो हमारा प्लेन है ये स्पेस में नहीं उड़ सकता, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में थोड़ी थोड़ी हवा है, थोड़ा थोड़ा एटमॉस्फेयर है। लेकिन हमारा ये जो प्लेन है, हवाई जहाज है, स्पेस में नहीं उड़ पाएगा। स्पेस में ये अपने आप टंगने लगेगा, हमारे इंजन वगैरह स्पेस में काम करना बंद कर देंगे। अब ये जो टर्बुलेंस होता है ये अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एक प्लेन के ऊपर जो एयर मास अलग है, नीचे एयर मास अलग है। किसी भी जगह पे अगर एकदम से अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एयर मास आ जाता है तो प्लेन इरैटिक तरीके से ऊपर या नीचे जा सकता है। दैट इज बेसिकली टर्बुलेंस। और टर्बुलेंस बहुत प्रकार के होते हैं, क्लीन एयर टर्बुलेंस, टेम्परेचर इन्वर्जन टर्बुलेंस, मैकेनिकल टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस के बारे में अभी भी बहुत सी शोध हो रही है, अभी भी बहुत सी पढ़ाई हो रही है, बट ये एक अच्छी बात है। फ्लाइट सेफ्टी को लेके और फ्यूल कॉस्ट की सेविंग को लेके यहाँ पे काफी कुछ किया जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स मॉडिफिकेशंस टू द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, भाई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, और इन चेंजेस के चलते अब इस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की फैसिलिटी स्टेट एजेंसीज और स्टेट की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी भी ले सकती हैं, नेशनल और स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स भी ले सकते हैं, फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी ले सकते हैं, और फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी ले सकते हैं। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब सारा का सारा पैसा केंद्र की सरकार इशू कर रही है, राज्य की सरकार यहाँ पैसा नहीं दे रही है। इस स्कीम के अंदर 2 करोड़ तक का लोन पे आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब कि अगर आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पैसा उठाया है तो 2 करोड़ तक के पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलने वाला है, मतलब इंटरेस्ट में आपको रियायत मिलेगी, ठीक है। अगर एक बड़ी कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स खोलती है अलग अलग जगह पे तो वो भी एलिजिबल होंगे, बशर्ते प्राइवेट सेक्टर की एंटिटी अलग अलग केवल 25 प्रोजेक्ट्स ही खोल सकती है। जो रीपेमेंट पीरियड है वो 4 साल से बढ़ा के 6 साल तक कर दिया गया है। ओवरऑल ये स्कीम 2032-2033 तक चलेगी, 2032-2033 तक चलेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, 35% ऑफ इंडियाज टाइगर रेंजेस आर आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, एक नई रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट एक स्टडी पे आधारित है। इस स्टडी को करवाया है WWF में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। तो WWF और UNEP ने मिलकर जो स्टडी करवाई है, इस स्टडी में 155 एक्सपर्ट ने 40 ऑर्गेनाइजेशन जो कि 27 कंट्री में काम कर रहे हैं अपने व्यू पॉइंट्स दिए। ये व्यू पॉइंट्स इसके ऊपर दिए गए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ऐसा बोला गया है कि इंडिया में
35% टाइगर रेंजेस प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर हैं और ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है इट अफेक्ट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड कैट स्पीशीज। ये जो टाइगर है, इस टाइगर की 75% आबादी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड है और इंडिया की 35% टाइगर रेंजेस नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर आती हैं। इंडिया में 35% टाइगर रेंजेस, अफ्रीका में 40% अफ्रीकन लॉयन रेंज और 70% ऑफ द अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट रेंजेस पूरी दुनिया में प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एनिमल और ह्यूमन की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है नहीं तय है। ये ह्यूमन से एनिमल के इलाके में पहुंचेंगे और कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो एनिमल इन ह्यूमन के सामने आ जाएगा, वो एनिमल इन ह्यूमन को मार देगा, बाद में अपने आप को बचाने के लिए वो ह्यूमन का झुंड आके उस एनिमल को मार सकता है। इस प्रकार की चीजें होती हैं। एक मूवी रिसेंटली रिलीज हुई है, पहले की मुझे पता नहीं, अमेजन प्राइम पे मैंने वो मूवी देखी थी, शेरनी नाम की, उसमें विद्या बालन एक्ट्रेस है। इस प्रॉब्लम को उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। एक डीएफओ की पोस्ट पे जाती हैं विद्या बालन वहां पे, और वहां पे एक शेर है, एक शेरनी है, और एक शेरनी है, उसके दो बच्चे हैं। तो ऑब्वियस बात है वो इलाका शेरनी का है, बट ह्यूमंस वहां पे घुस रहे हैं अपने भेड़ बकरियां चलाने के लिए। तो कभी कभी वो शेर ह्यूमन के सामने आ जा रहे हैं और ह्यूमंस यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो अब ये ह्यूमंस अपने आप को बचाने के लिए उस शेरनी को मारने के पीछे भाग रहे हैं और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उस शेरनी को बचाने के लिए घूम रहे हैं। तो यहाँ पे कल की डेट में अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रिक्रूट होके जाओगे तो आपके सामने क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो भी उस वीडियो में बहुत प्रॉपर तरीके से दर्शाया गया। और कैसे ये जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, इस इश्यू को बहुत हद तक इन इलाकों में पॉलिटिसाइज किया जाता है, कैसे ये इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम करना कैसे मुश्किल हो जाता है, ये उस मूवी शेरनी में आपको दिखेगा। तो समय लगे तो ज़रूर देखिएगा। फिर यहाँ पे एक और कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। जो मेरीन स्पेशीज हैं जैसे कि टर्टल्स और वेल्स, ये हज़ारों किलोमीटर चलती हैं एनुअली और ये लोग पीपल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब खास बात ये है कि जो टर्टल और वेल, ये जो मेरीन स्पेशीज हैं, ये भी प्रोटेक्टेड एरिया से कहीं ना कहीं बाहर है। तो ओवरऑल इनका भी जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पाता है, पर वो हो नहीं रहा है। आपको पता ही है, ये जो हमारे केंद्रापाड़ा गहीरमठ का जो बीच है आपका उड़ीसा पे, वहां पे टर्टल्स आते हैं। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में उन टर्टल का साइंटिफिक नेम लिख के बताइए, ठीक है? वो कौन से टर्टल्स हैं, किस समय पे वो मीटिंग करने के लिए उड़ीसा के कोस्ट पे आते हैं, इसको मैंने कई बार आपके साथ करंट अफेयर्स में डिस्कस किया। कमेंट बॉक्स में बताइए बिना कुछ सर्च मारे। तो कुल मिला के जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इससे वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान है और कहीं ना कहीं ह्यूमन को भी नुकसान। अभी जो टर्टल हैं आपके, ओके, ओलाइव रिडले टर्टल्स, तो मैंने नाम बताया आपको, उनका साइंटिफिक नेम मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, ओके। और वो अपनी जर्नी किस हिसाब से कवर करते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दी है। नीचे आप मेरे को एक बार रिमाइंड करो, आपका भी रिवीजन होगा। बशर्ते अब बात करते हैं, ये जो ओलाइव रेडेड टर्टल्स हैं, ये तो देखिए शिकारी बनेंगे, लेकिन जो हाथी और शेर जैसे जानवर होते हैं, ये जब ह्यूमंस के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो ह्यूमंस भी मरते हैं। तो ह्यूमन इनको सेल्फ डिफेंस में मारेंगे या प्री एम्प्टिव रिटेलिएटरी स्ट्राइक करेंगे। ह्यूमंस को पता है कि अगर हमारा कोई ह्यूमन इस शेर के सामने पड़ गया तो शेर हमको मार देगा, तो पहले इस शेर को मार दो। इसके चलते शेर और हाथी की तादाद बहुत तेजी से घट रही है। पूरी दुनिया में जो मरीन और टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड इलाके हैं ना, दैट इज ओनली 9.67% ऑफ द ग्लोब। और प्रॉब्लम यह है कि जो इलाके हैं ना, ये आइसोलेटेड पॉकेट्स में आते हैं। तो अगर एक प्रोटेक्टेड इलाका ये है, एक प्रोटेक्टेड इलाका ये है, तो बीच में ये ह्यूमन सेटलमेंट है। अब अगर इस प्रोटेक्टेड इलाके से इस प्रोटेक्टेड इलाके को किसी को जाना है तो इस ह्यूमन सेटलमेंट को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत पतली है तो ऐसे केसेस में ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं। कल के करंट अफेयर से मैंने आपको ग्रीन कॉरिडोर बताया था। बट अगर ह्यूमन सेटलमेंट बहुत बड़ी है तो ग्रीन कॉरिडोर भी नहीं बन सकता। तो ओवरऑल इसके लिए ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ के बीच में अक्सर कर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का डाटा क्या बोलता है कि 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच में 500 एलिफेंट्स की मृत्यु हुई है और इसी ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में 2361 लोगों की भी जान गई है। मतलब एलिफेंट 500 मारे तो 2361 लोग की भी जान गई। एलिफेंट की बात करें तो उनका हैबिटेट सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है इंडिया में। जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट था केवल 3 to 4% बचा हुआ है और इसी में जैसे तैसे करके ये एलिफेंट्स जी रहे हैं। और चूंकि इनका हैबिटेट इतनी बुरी तरीके से श्रिंक हो गया है तो अब ये ह्यूमन इलाकों में घुस रहे हैं। जो बाकी हैबिटेट था वहां तो या तो डिफॉरेस्टेशन हो गया, या इंडस्ट्री बना दी गई, या फिर माइन खोद दी गई, या फिर वहां पे कोई इन्वेजिव स्पेशी आ गई है
और इसलिए एलिफेंट लगातार ह्यूमंस के कन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक और न्यूज़ है। WWF इंडिया ने 2003-04 में एक सोनितपुर मॉडल बनवाया था, जिससे कि कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाया जाता था और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेंबर सिखाते थे कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एलिफेंट आ जाता है और आपको डर है कि आपकी क्रॉप्स बर्बाद कर सकता है, तो ऐसे तरीके दिखाए जा सकते थे जिससे आपको भी चोट ना लगे और उस एनिमल को भी चोट ना लगे और आप उसको सक्सेसफुली भगा सको। तो ये टॉपिक जनरल स्टडीज पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ है, बांग्लादेश की एक फूड फैक्ट्री में आग लग गई है। 5 स्टोरी की हाशम फूड और बेवरेज फैक्ट्री थी, तो ढाका के पास ही है, रूपगंज में, वहां पे आग लगी है। पहले तो लगा कि कम लोगों की मौत हुई, बाद में पता चला 52 लोगों की मौत हुई है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया, इसमें ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आ सकती है जनरल स्टडीज पेपर 3 में। और फाइनली तालिबान का एक स्टेटमेंट यहाँ पे रिलीज हुआ है कि ये 85% ऑफ द अफगानिस्तान टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं। ये स्टेटमेंट तालिबान की तरफ से कब आया? एक्चुअली में अभी तालिबान का एक डेलीगेशन गया था मॉस्को में, और मॉस्को में डेलीगेशन ने जाके क्या बताया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम अपने देश में ही रहेंगे, हम कहीं और नहीं घुसेंगे। अगर आप अफगानिस्तान का नक्शा देखोगे तो अफगानिस्तान के नॉर्दर्न बॉर्डर किसके साथ लगता है? तजिकिस्तान के साथ लगता है। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि अफगान सोल्जर्स तजिकिस्तान के बॉर्डर के पास तालिबान के साथ लड़ रहे थे। जब अफगान सोल्जर्स को लगा कि अब हम तालिबान से जीत नहीं पाएंगे और ये हमको मार देंगे, तो बॉर्डर क्रॉस करके जो अफगान सोल्जर्स थे तजिकिस्तान के अंदर भाग गए। और तजिकिस्तान में एक रशिया का मिलिट्री बेस भी है। तो यहाँ पे तजिकिस्तान की सरकार को और रशिया को ये लगा कि क्या ये तालिबानी हमारे यहाँ भी घुसेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे एक तालिबान का डेलीगेशन गया है मॉस्को में, और उन्होंने जाके बोला है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ना हम रशिया के किसी इलाके में घुसने वाले हो, ना ही हम किसी सेंट्रल एशियन कंट्री जैसे कि तजिकिस्तान वगैरह इनमें घुसेंगे। हम तो बस सिर्फ अपने इलाके को देख रहे हैं। और ओवरऑल अफगानिस्तान ने यह भी बोला है कि अब तालिबान ने यह भी बोला है कि अब 85% अफगानिस्तान इनके कब्जे में है। अभी पहले जो फिगर था वो ये था कि जो कंट्री की अफगानिस्तान की 421 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसका 1/3 तालिबान के पास है। अब सुनने में आ रहा है तालिबान की तरफ से कि 85% इनके पास है। जो प्रोविंशियल कैपिटल्स है वहां की कमान अभी भी अफगानिस्तान की सरकार के पास है। अफगानिस्तान की सरकार का यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और अब यहाँ पे तालिबान के लीडर्स ने एक और बात बोली है कि हम प्रोविंशियल कैपिटल्स पे अटैक नहीं करेंगे, अफगानिस्तान सरकार के साथ मांडवली करके निगोशिएशन करके चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पे तालिबान ने डिमांड भी रखी है कि जो बचे कुछ तालिबानी फाइटर्स हैं जो कि अफगानिस्तान की जेलों में बंद हैं, इनको छोड़ो। तो भगवान ही मालिक है आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है अफगानिस्तान के लोगों का। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो काफी बड़ा हो गया आज का डिस्कशन, न्यूज भी ज़्यादा थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट्स करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में। आप ही लोग मार्केटिंग एजेंट बन जाओ मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो, यही गुरु दक्षिणा समझ लो। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।